नमस्कार मित्रों। ऊपर इसको नहीं था मुझे जो चिट्ठी मिली थी अशोक जी की, उसमें जैसी संभवतः आप लोगों को मिली चिट्ठी में लिखा होगा कि 12 मिनट तक का के समय में आपको कविता पढ़ना है, ऐसा कुछ मेरी चिट्ठी में नहीं लिखा हुआ था। ये लिखा था कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। मैंने तो कुछ दिनों पहले अशोक जी से पूछा कि मेरी क्या भूमिका होगी, तब पर अशोक जी ने बताया जो मैं भी कहा। लेकिन मेरे आसपास यहाँ आए हुए कवियों में से कई कवि मेरे आसपास थे जिनके मुँह से बार बार 12 मिनट की बात सुन के मैं इतना आतंकित था। मैंने जो लिखित वक्तव्य अपना छोटा सा तैयार किया, मैं आशु वक्तव्य देने में उसमें थोड़ा दक्ष नहीं हूँ, इसलिए मैं लिखित वक्तव्य ही देता हूँ। तो जो लिखित वक्तव्य मैंने तैयार किया वो 17 मिनट बहुत मेहनत करके 17 मिनट जा पाता है। तो मैं उन 17 मिनट में अपना वक्तव्य दूंगा, उसके बाद अपूर्वा जी बाकी समय में अपनी बात कहेंगे, कुछ शायद लोग गपशप भी करेंगे। ये इस छोटे से वक्तव्य में मैं कविता और भाषा के संबंध को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। यह विषय यद्यपि घिसा-पिटा तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है हिंदी में इस पर लगभग कोई गंभीर बात नहीं हुई है, भाषा और कविता पर। लेकिन घिसा-पिटा न होने से ज्यादा यह इतना साधारण मान लिया गया प्रतीत होता है कि इसे शायद विषय मानने में भी किसी को कठिनाई हो सकती है। बल्कि शायद यही वजह है कि हमने इस पर बात करना जरूरी नहीं समझा। आखिर इसमें विषय जैसा क्या है? क्या इतना एहसास और पर्याप्त नहीं कि भाषा में हम कविता लिखते हैं और जैसे दूसरी चीजें लिखते हैं, जैसे कि उपन्यास, कहानी या अखबार, वह भाषा क्या हो, कैसी हो वगैरह, क्या कवि खुद अपनी जरूरत के मुताबिक तय कर सकता है? क्या दोनों के बीच इतना ही संबंध नहीं है? इसे इससे ज्यादा गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है? दरअसल ये सवाल इतने मासूम ढंग से भी नहीं पूछे गए हैं, न सिर्फ आलोचकों द्वारा बल्कि क्षमा करें कवियों द्वारा भी। और यह सब इस तथ्य के बावजूद है कि संस्कृत की हमारी विशाल विवर्ष परंपरा में लगभग हर महत्वपूर्ण दार्शनिक संप्रदाय ने भाषा पर चिंतन किया है, और संस्कृत काव्य शास्त्र के हमारे अनेक शीर्षस्थ ग्रंथ जैसे कि आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक और उस पर अभिनवगुप्त की टीका ज्यादातर काव्य भाषा के बारे में ही है। नहीं हमें यह भूलना चाहिए अपनी आलोचना के लिए पश्चिम की जिस आलोचना के हम ऋणी हैं, उसके दो नवीनतम आंदोलनों संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद के मूल में भाषा चिंतन ही प्रधान रहा है। ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं था कि हिंदी आलोचना स्वयं भी इन प्राचीन दार्शनिक संप्रदायों, काव्य शास्त्र के ग्रंथों और पश्चिम के उक्त आंदोलनों में हुए भाषा चिंतन पर प्रतिक्रिया करती हुई अपना खुद का कोई चिंतन विकसित करती? क्या हमारी आधुनिक कविता ने ही आलोचना के सामने ऐसी किसी चिंतन की चुनौतियां प्रस्तुत नहीं की? लेकिन अगर ऐसा भी है तो क्या हमारी आलोचना को इस चुनौतीहीनता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए थे? या यह एक तरह की दुरभिसंधि है कविता और आलोचना के बीच, या फिर विचार शैथिल्य जिसमें कविता और आलोचना दोनों साझा करते हैं? जो भी हो, इसके नतीजे में एक और हमारी आलोचना खोखली होती गई है और दूसरी ओर हमारी बहुत सी कविता उस पर लिखी गई आलोचनाओं के बावजूद लगभग अपठित रह गई है। उसे उस भाषा से लगभग निरपेक्ष मानकर पढ़ा गया है जिसमें वह लिखी गई है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषा के साथ कविता का रिश्ता बहुस्तरीय और बहुत पेचीदा होता है। उदाहरण के लिए पद या शब्द विशेष के साथ कविता का संबंध कितना विशिष्ट होता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अगर किसी कविता के शब्द या पद या उनका क्रम विन्यास बदल देने पर भी कविता के अर्थ में कोई बदलाव न आता हो, तो इसे काव्य शास्त्र में एक दोष, पद परिवृत्त सहिष्णुता नामक दोष माना गया है। और काव्य पाठ के लिए
पद निवेश निष्कंपता को अनिवार्य माना गया है। प्रस्तुत वक्तव्य में मैं भाषा और कविता के रिश्ते के सिर्फ एक पक्ष पर ही बात करूंगा, जो मेरी दृष्टि में बहुत रेडिकल और इस रिश्ते के अनेक पक्षों का स्रोत है। हम कविता के उस आत्मसंघर्ष की बात करते हुए प्रायः उसमें व्यक्त मनुष्य विरोधी प्रतिगामी शक्तियों के खिलाफ किए जाने वाले उस संघर्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते रहे हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मोर्चों पर अपेक्षाकृत ज्यादा सम्यक और कारगर तरीके से किया जा सकता है। कविता इस संघर्ष में भागीदारी भले ही करती हो, लेकिन यह उसका आत्मसंघर्ष नहीं है, क्योंकि यह उसके आत्यंतिक अस्तित्व से, उसके स्वत्व से ताल्लुक नहीं रखता। कविता का आत्मसंघर्ष भाषा के उस मोर्चे पर सामने आता है जिसमें वह रूपाकार ग्रहण करती है, और इस स्तर पर यह संसार का सबसे अधिक विरोधाभासी और लगभग आत्मघाती स्तर पर साध्य संघर्ष है। इस संघर्ष का विरोधाभास इसमें है कि यह उस निजाम के खिलाफ किया जाने वाला संघर्ष है जिसमें रहे बिना न तो कविता का कोई दूसरा छोर है और न जिसके फायदे कानूनों, परिपाटियों आदि का उल्लंघन किए बिना कविता का वह अस्तित्व मात्र संभव है जिसके लिए किसी छोर की जरूरत होती है। और इस विरोधाभास की मानव विडंबना इस बात में है कि एक साथ परिग्रह और अपरिग्रह दोनों के विषय रूप इस निजाम की रचना जिस कल्पना शक्ति के हाथों की गई होती है, उसमें सबसे अधिक साझा स्वयं कविता करती है। यह निजाम है भाषा, जो एक ओर तो कविता का अधिष्ठान और उपादान है, लेकिन दूसरी ओर जिसमें स्वयं कविता अपनी हर आवृत्ति के साथ नए अधिष्ठानों और उपादानों का योग करती चलती है। काव्य रूढ़ियां या कवि समय इसी योग का फल है। इसकी इंतहा भाषा में इस कदर है कि शायद समूची भाषा को ही एक तरह से काव्य रूढ़ी कहा जा सकता है। इस काव्य रूढ़ी के रूप में भाषा अनुभवों, परिवेक्षणों, विचारों, अनुभूतियों आदि के एक ऐसे सामान्यीकृत निकाय के रूप में उभरती है जिसके भीतर वह हर कवि हमेशा एक किस्म की समृद्धि भीति, क्लास्ट्रोफोबिया और उससे पैदा होने वाली उद्विग्नता इसके स्वत्व में, और इसीलिए जिसकी काव्यानुभूति में कोई अनन्यता यानी सिंगुलैरिटी होगी, क्योंकि यह सामान्यीकृत निकाय ऐसी हर काव्यानुभूति को चरम प्रतिरोध देता है। जाहिर है यह समृद्धि भीति उन कवियों, अगर उन्हें कवि कहा जा सके तो, वो नहीं सताती जिनका स्वत्व पहले से ही इस निकाय से अनुकूलित और अंततः उसमें मूलबद्ध होता है। उनकी हर काव्यानुभूति इस सामान्यीकृत निकाय की ही एक अद्वितीय प्रतिध्वनि होती है, जिसे वे एक अद्वितीय शाब्दिक संवेष्टन पैकेजिंग के सहारे कविता की शक्ल देकर कविता का छायाभास पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिस कवि का स्वत्व इस तरह अनुकूलित नहीं होता और इसीलिए जिसकी काव्यानुभूति की जड़ें उसके अनन्य स्वत्व में होती हैं, उसके पास एक ही विकल्प होता है कि वह भाषा के इस निकाय में बने रहते हुए भी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इस निकाय को निरंतर प्रतिरोध दे। पदलोप या शब्दों का लाघवपूर्ण इस्तेमाल इकोनॉमी संभवतः इसी प्रतिरोध का एक लक्षण है। लेकिन इसका एक अधिक मूलगामी रूप वह है जहां कविता भाषा के साथ एक सर्वथा अंतरिम, संयोगजन्य, अस्थायी संबंध बनाकर उसमें स्थायी रूप से रहती है। मानो भाषा एक संक्रमण स्थल हो, ट्रांजिट स्टेशन हो, और कविता वहां किसी भाषेतर मुल्क से आई एक प्रवासी हो। इस संक्रमण स्थल और प्रवास की विडंबना इसमें है कि कविता ना तो इस स्थल की संस्कृति में कभी घुलती है और न कभी इसको छोड़कर कहीं जाती है, क्योंकि वह इसी स्थल में अपने अंतिम गंतव्य की पूर्वापेक्षा करती है, बल्कि यह पूर्वापेक्षा उसकी प्रवास चेतना का अंग होती है। उस पाठक की पूर्वापेक्षा जो स्वयं भी अपनी अनन्यता के साथ अपने भीतर इस स्थल के एक प्रवासी होने के बोध की सुप्त संभावना को समाहित किए होता है। कविता इस भाषा के शब्दों का नितांत स्वैराचारी इस्तेमाल करती हुई उनके सामान्यकृत अर्थों को, उनके कॉमन सेंस को ठुकराती हुई उनमें उन अर्थों का प्रक्षेप करती है जिनकी जड़ें कवि के स्वत्व के अंधेरे पीहड़ में होती हैं। इस तरह कविता भाषा के निकाय के समक्ष उसको भंग करने का, उसकी किलेबंदी को रंध्र बनाने का
और इस तरह उसमें विजातीय प्रतीत होते अर्थों की घुसपैठ की संभावना का खतरा पैदा करती रहती है। भाषा के साथ कविता के इस तनावपूर्ण रिश्ते का काव्य भाषा पर अनिवार्य प्रभाव पड़ना चाहिए। यदि किसी कविता में यह तनाव या उसके प्रतिफल दिखाई नहीं देते तो निश्चित तौर पर मानना चाहिए कि वह कविता उस आत्मसंघर्ष से बच निकली है और उसने अपनी अनन्यता की कीमत चुकाते हुए खुद को प्रदत्त भाषा में रचा बसा लिया है। यह प्रदत्त भाषा, इसे हम एक किस्म की सांस्कृतिक भाषा या डायलेक्ट कह सकते हैं, हर समय में प्रभावी होती है। लेकिन यह बात ऊपरी तौर पर ही सिर्फ प्रतीत होती है कि कविता अपने समय की इसी डायलेक्ट में लिखी जाती है जिसमें बाकी सारी चीजें लिखी जाती हैं। बावजूद इसके कि कविता की सारी शब्दावली इसी सांस्कृतिक भाषा या डायलेक्ट से आई होती है, भाषा के साथ कविता के उस तनावपूर्ण संबंध के चलते हर श्रेष्ठ कविता में इस शब्दावली का विन्यास कुछ इस तरह सर्वथा अद्वितीय होता है कि वह उस डायलेक्ट को एक विशिष्ट इडियोलेक्ट में, एक व्यक्ति विशेष की भाषा में रूपांतरित कर देती है। उस कविता का वास्तविक अर्थ, उसका ध्वन्यार्थ इसी इडियोलेक्ट में निहित होता है। हमारी आलोचना ने कविता का आत्मसंघर्ष जैसे विषय पर भरपूर स्याही खर्च कर इस पद को अत्यंत मूल बना देने के बावजूद कभी भी कविता के इस मूलभूत आत्मसंघर्ष को लक्ष्य नहीं किया। कविता के संदर्भ में वह सृजन जैसे पद का इस्तेमाल करते रहने के बावजूद हमेशा से कविता को एक सांस्कृतिक उत्पाद की तरह बरतते हुए उसकी जैसी तैसी व्याख्या करती रही है। अपने श्रेष्ठतम क्षणों में उसने कविता की भूमिका को सामान्य तौर पर 3 प्रत्ययों के लिए समझने की कोशिश की है। उसका नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक औचित्य, ईमानदारी, प्रामाणिकता, प्रतिबद्धता आदि। दूसरा सौंदर्यपरक औचित्य, उसकी रस रुचिरता, भावनात्मक शक्ति, सौंदर्यपरक आकर्षण। और तीसरा उसका बौद्धिक औचित्य, हमारे विवेक या न्याय बुद्धि को प्रेरित कर सकने की उसकी क्षमता आदि। मूलतः अरस्तु के काव्य शास्त्र के इथोस, पैथोस और लोगोस को प्रतिध्वनित करते ये प्रत्यय अपनी समन्वित शक्ति के साथ इस आदर्श कविता की रचना करते हैं, वह हमारी आलोचना का सपना रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस आदर्श यानी दर्पण में उभरता संतुलन जिस चीज का प्राणाधार है वह संस्कृति है। वह एक साझा संसार है। उसमें सार्वजनीनता, सर्वनिष्ठता, सामान्यता, संरचनात्मक समन्विति, संतुलन, संगति, सामंजस्य, स्वस्थ मनस्कता, संरक्षण आदि प्रधान मूल्य हैं। इन सभी मूल्यों की प्रतिध्वनि हम हिंदी साहित्य के प्रथम पूर्वज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्यशास्त्र, विशेष रूप से साधारणीकरण और वैचित्रवाद पर केंद्रित उनके विमर्श में सुन सकते हैं। और सारी प्रगतिशीलता और नए प्रतिमाओं की वकालत के बावजूद यही मूल्य पदांतर और प्रकारांतर से आज तक तत्वतः लगभग 10 के 10 बने हुए हैं। यह काव्यशास्त्र काव्यानुभव की विशिष्टता, व्यक्तिनिष्ठता में तो विश्वास करता है, लेकिन उसी हद तक जिस हद तक उस अनुभव में स्वयं को सामान्य साध्य, सामान्य विनियोज्य, लोकोन्मुख बनाने की सामर्थ्य हो। इस तरह वह विशेष या अनन्य को सामान्य, सदृश, अभिन्न, अन्वय, साहित्य आदि के अधीन ला देता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे जब हमारी दुनिया में कोई नया शिशु जन्म लेता है तो हम सबसे पहले उसकी दैहिक बनावट में किसी भी तरह के वैचित्र के न होने को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं और फिर उसके बड़े होने के साथ साथ आमतौर से उसे इस दुनिया के नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सांचों में ढालते हुए उसकी अनन्यता का यथासंभव परिहार करने की भरपूर और लगभग सफल कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम संस्कार के नाम से पुकारते हैं। नतीजतन इस काव्यशास्त्र में कविता और उसके पाठक दोनों के संदर्भ में सर्वथा निजी, अनन्यनिष्ठ, अनन्य विनियोज्य, विजातीय, विशिष्ट, विलक्षण के लिए, दूसरे शब्दों में उस चीज के लिए कभी कोई जगह नहीं रही जिसे हम इथोस, पैथोस और लोगोस के बरक्स, इडियोस जैसा कुछ कह सकते हैं। नितांत समूलक, निजी, अलग, भिन्न, विशिष्ट, विलक्षण, वह तत्व जो कविता को उस सांस्कृतिक घटना का रूप देता है जिसका साक्षी बनते हुए, इसमें शामिल होते हुए और इस तरह जिसकी घटना प्रक्रिया का निष्पादन करते हुए हम यानी पाठक स्वयं अपनी अंतर्निहित उस सांस्कृतिकता को आविष्कृत निष्पादित करते हैं।
मैं समझता हूँ कि इडियोस ही किसी कविता के अनन्य सत्व का सबसे बड़ा संकेतक होता है, जो काव्य भाषा में उस चीज में रूपांतरित होता है जिसे मैंने ऊपर इडियोलेक्ट की संज्ञा दी है। शायद यही वह तत्व है जिसे फ्रांसीसी लेखक रोना बाख्त ने फोटोग्राफी के संदर्भ में पंक्तम की संज्ञा देते हुए उसे स्पेक्ट्रम के बरक्स रखा है। किसी फोटोग्राफ का वह मर्म वेदक बिंदु जो समूचे फोटोग्राफ में संक्रमित होकर उसे अनन्य अर्थ से भर देता है। हम किसी तरह के सरलीकरण का जोखिम उठाए बिना बाख्त के इन स्पेक्ट्रम और पंक्तम का समीकरण अपने डायलेक्ट और इडियोलेक्ट से बिठा सकते हैं और कह सकते हैं कि एक महान फोटोग्राफ की तरह हर महान कविता में वह क्षण आता है जब उसके पंक्तम के रूप में उसका इडियोलेक्ट कविता की सांस्कृतिक निर्मिति को, उसके डायलेक्ट को भेद कर बाहर आ जाता है। क्या हमारी आलोचना हमारी समकालीन कविता की इस इडियोलेक्ट को सुन सकेगी? धन्यवाद।